Good morning to all. In this video lecture, we are going to study about the oogenesis. Oogenesis is also the extended portion of gametogenesis. जैसे कि हमने spermatogenesis में देखा था, उसी तरह से oogenesis का प्रोसेस होता है जो कि फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है. तो वो मीन्स ओवम और एग जेनेसिस. जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस और फॉर्मेशन. तो जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था, एक ऑर्डरली प्रोसेस था, सीक्वेंस में था, इवेंट्स आफ्टर इवेंट्स होती हैं, रेगुलेटेड प्रोसेस था, उसी तरह से हम oogenesis में देखेंगे कि इसमें बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इसको ये भी बॉडी में हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है. लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में इसमें. oogenesis का जो पूरा लेक्चर है इसको मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है, इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो पार्ट 1 जो होते हैं दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द स्टेजेस जो होती हैं डिफरेंट oogenesis में, उससे रिलेटेड है. इसका रेगुलेशन है या जो डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड, वो हम पार्ट 2 में इसको स्टडी करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद the introduction about the oogenesis. So, oogenesis is the period of growth, differentiation and maturation जो कि फीमेल गोनाड्स में होता है. ठीक है, फीमेल गोनाड्स और ओवरी. और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि कुछ एक सेल्स जो कि ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स में एक इस तरह की पोटेंशियलिटी डेवलप होती है कि वो एक इस तरह की स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है. इस तरह के स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि एग का सिंथेसिस करती हैं और ये एग जो होता है फिर फर्दर इसमें कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये एक पूरा नया इंडिविजुअल को फॉर्म कर सकती हैं. सो ओवम इज ए यूनिक सेल विच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज टू डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल व्हेन सेग्रीगेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म. डेवलपमेंट प्रोसेस जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को बताया था और मैंने जब गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था, उस वक्त भी मैंने बताया था कि कुछ एक स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स वे जर्म सेल्स होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होती हैं, जिनमें की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है. वी कैन से दैट दीज सेल्स आर स्टेम सेल्स. और स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज होती है दे हैव द यूनिक एबिलिटी टू डिवाइड एंड रिन्यू इटसेल्फ. तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो काफ़ी लंबे समय तक ये अपने आप को डिवाइड करती हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज करती हैं, इसके साथ ही अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन रखती हैं. प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के सिंथेसिस के बारे में दो व्यूज़ हैं. फर्स्ट व्यू ये कहता है कि इनका सिंथेसिस जो भी गोनाड्स हैं, टेस्टिस या ओवरी, उनमें इटसेल्फ उन्हीं में होता है, उनकी जर्मिनल एपिथेलियम ही इनका सिंथेसिस करती है. जबकि सेकंड व्यू कहता है कि इनका जो सिंथेसिस है वो एक्स्ट्रा गोनेडल रीजन में होता है, मे बी समवेयर इन द हैंडगट रीजन, और वहाँ से ये माइग्रेट करती हैं. माइग्रेशन भी इनका अलग अलग हो सकता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो सकती है या अमीबॉइड मूवमेंट हो सकती है, और इसके थ्रू जो होती हैं ये गोनाडल रीजन में एंटर करते हैं. वहाँ पे फिर ये अपना मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके और जो है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को रन करके और गैमेट्स का सिंथेसिस करवाते हैं. So in this lecture we are going to study about the development of ovum, that is the synthesis or stages involved in the oogenesis process, then maturation of follicle, and what is the fate, what will be the fate of ovum and follicle. oogenesis process ओवरी में स्टार्ट होता है. 7th वीक ऑफ एम्ब्रियो का अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हमें नज़र आती हैं. 3rd मंथ में ooganium प्रेजेंट होता है, लगभग 2 मिलियन प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं. 7th मंथ ऑफ फीटस जो होता है उसमें प्राइमरी oocyte के साथ प्राइमरी फॉलिकल्स भी नज़र आते हैं. और ये जो स्टेज होती हैं प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल, इस वक्त जो oocyte होता है ये मेयोटिक डिवीजन में अरेस्टेड होता है. मेयोटिक डिवीजन की डाइकाइनेसिस स्टेज में ये अरेस्टेड फॉर्म में होता है. इसके बाद हम देखते हैं तो बाकी का जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो मेच्योरिटी के वक्त होता है ना, प्यूबर्टी के वक्त होता है. 40,000 प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं इन एडल्ट ओवरी. और oogenesis जो होता है ये पूरा प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है. सो किस तरह से आप देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीटली प्यूबर्टी के वक्त ही शुरू होता है, जबकि oogenesis फीटल लाइफ से शुरू होकर के मेच्योरिटी तक चलता है. ठीक है, तो ये कितना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. हर एक ओवरी से एक ही एग का फॉर्मेशन होता है. ओवरीज जो होती है 1 पेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन एट ए टाइम एक ही ओवरी सिंथेसिस करती है. जबकि अगर हम स्पर्म्स का देखें तो मिलियंस में उनके नंबर होते हैं. दैट मीन्स
ओवम या एग का कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एग का जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी जाइगोट के डेवलपमेंट में, उसकी नंबर भी कम होता है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन होता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, वो भी एग के थ्रू होता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है। Now, as similar to the spermatogenesis, oogenesis also involved 3 stages. First is multiplication phase, then growth phase, and then maturation phase. Similar to spermatogenesis, multiplication phase include multiple mitotic division in the oogoneal mother cells में, तो जिससे क्या होता है कि डिप्लॉइड नंबर में काफ़ी सारे oogoneas का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज किसमें होता है? अनबॉर्न फीमेल बॉडी में हो रहा है, अनबॉर्न फीटस में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज द ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में मल्टीप्लिकेशन फेज के थ्रू जो oogoneas बनते हैं इनका ग्रोथ होती है। यहाँ पे हम किसी भी तरह के डिवीज़न की बात नहीं करते हैं। और ग्रोथ फेज का जो टाइम पीरियड होता है या ग्रोथ फेज की जो रेट होती है, ये हर एक स्पीशीज़ की अपनी एक करेक्टरिस्टिक वैल्यू है। हर एक स्पीशीज़ में अलग अलग ड्यूरेशन में होता है। ग्रोथ फेज के थ्रू जो एग होता है उसमें फूड मटेरियल जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, और इस फूड मटेरियल की वजह से फूड जो होता है यहाँ पे यॉक के रूप में प्रेजेंट होता है। यॉक का सिंथेसिस कैसे होता है, यॉक में कौन कौन से कॉम्पोजिशन क्या है, योग का अमाउंट क्या है, योग का कैसे उसको सिंथेसाइज किया जाता है, ये सारा प्रोसेस हम oogenesis पार्ट 2 में इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में ग्रोथ फेज के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो ग्रोथ फेज के दौरान क्या होता है कि एग का साइज लगभग 200 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी जो भी स्पर्मेटोगोनियाज थे उनका साइज इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ग्रोथ फेज में इनका जो साइज़ है वो लगभग 200 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है। स्पर्म्स में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। एक्चुअल में मैं oogenesis को जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो मैं जो भी डिफरेंसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड वो मैं चाहती हूँ कि मैं साथ के साथ उनको क्लियर करती जाऊँ। We don't need to make another presentation to clarify the difference between spermatogenesis and oogenesis. हम इसको simultaneously साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। सो ग्रोथ फेज जो है ये भी आपके इसमें क्या है, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये भी आपका यूटराइन पीरियड में होता है, फीटस स्टेज में होता है। और नेक्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज द मैच्योरेशन स्टेज। मैच्योरेशन स्टेज जो होती है यहाँ पे मेयोटिक डिविजन्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। कंटिन्यू सक्सेसिव 2 मेयोटिक डिवीजन होते हैं, उसमें 2 डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से एक प्राइमरी oocyte से एक एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte में जब मैच्योरेशन डिवीजन या मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है उस वक्त प्रोफेज स्टेज में ये जो फेजेस हैं ये अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ फेज के बाद मेयोटिक डिवीजन होता है स्टार्ट, और मेयोटिक डिवीजन के प्रोफेज के डायकाइनेसिस स्टेज में ये जो डेवलपमेंट है ये अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद का सारा डेवलपमेंट मेच्योरिटी के बाद होता है, यानी आफ्टर बर्थ मेच्योरिटी के बाद। तो कितना पीरियड होता है ग्रोथ फेज के लिए? तो ग्रोथ फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन स्टेज ऑफ oogenesis। यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छा ये भी क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है। किसी में मैच्योरेशन डिवीजन स्टार्ट हो जाता है यानी मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, किसी में नहीं होता है, किसी में प्यूबर्टी के वक्त ही होता है, या किसी में फर्टिलाइजेशन के वक्त होता है। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई विल एक्सप्लेन इन इट लेटर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कौन सी स्पीशीज़ की आप बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी स्टेज जब आफ्टर जब बर्थ होता है तो उस समय जो एग होता है प्राइमरी oocyte होता है वो इसके प्रोफेज के मेयोसिस के प्रोफेज में अरेस्ट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मेयोटिक स्टेज होती है, प्रोफेज की जो मेयोटिक स्टेज होती है उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। लाइक इसमें आपके
जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, उनका सिनेप्सिस होता है, क्याज्मा फॉर्मेशन होता है, तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये सभी इस वक्त इसमें चल रहे होते हैं। तो ग्रोथ फेज जो होती है इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जितने भी जो इसमें ये जो स्टेजेस हैं ये सारे इसमें इस वक्त चल रही होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी अटेन हो जाती है उस वक्त मियोसिस का जो ये प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट होता है। मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और भी क्लियरली बताना चाहूँगी। ये देखिए माइटोसिस स्टेज है, ये ग्रोथ फेज हुआ, ये यहाँ पे प्राइमरी oocytes होती है प्रेजेंट है अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में है, यहाँ पे चाइल्डहुड के दौरान जो है ओवरी इनएक्टिव रहती हैं और आफ्टर प्यूबर्टी के वक्त हर मंथ में एक ओवरी से एक एग का डेवलपमेंट होता है। ईच मंथ फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, मेनोपॉज वो कंडीशन होती है जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, oogenesis का प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हार्मोनल सपोर्ट खत्म हो जाता है। तो इस वक्त जो है ये प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहते हैं। यहाँ पे फिर फर्दर जो है मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का सिंथेसिस होता है। सेकेंडरी oocyte कैसे होंगे? हैप्लॉइड इन नेचर होंगे और यहाँ पे ये अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 में। सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है, इसके बाद इसमें ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो यानी ओव्यूलेशन के वक्त जो oocyte होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है और मेटाफेज 2 में होता है। ओव्यूलेशन के बाद जब ओव्यूलेशन होता है तो मियोसिस प्रोसेस आगे रन करेगा या नहीं करेगा, या मियोसिस प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन पे। इफ फर्टिलाइजेशन विल अकर देन ओनली द मियोटिक प्रोसेस विल कंप्लीट। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग जो होता है ये डीजनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में जो है ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो फिर मियोसिस जो है ये कंप्लीट होता है और फर्दर प्रेगनेंसी वगैरह, प्रेगनेंसी जो होती है फुल डेवलप होती है और नए इंडिविजुअल का बर्थ होता है। आगे मैं पुरानी स्लाइड पे फिर से आना चाहूँगी। यहाँ पे हम एक जो बात ध्यान देने की है वो ये कि जो प्राइमरी oocyte का मियोसिस होता है वो अनइक्वल रिडक्शन डिवीजन है। गेटिंग माय पॉइंट? ये अनइक्वल डिवीजन है जिसमें एक सेल जो होती है छोटी होती है साइज में, एक सेल बड़ी होती है। इसका जो लॉजिक है वो ये कि यहाँ पे ग्रोथ फेज में जितना भी जो योग मटेरियल सिंथेसिस होता है, जितना भी जो न्यूट्रिएंट मटेरियल डेवलप होता है, सिंथेसाइज होता है, या भी जो भी ऑर्गेनेलीज में जिनमें जो भी चेंजेस आते हैं, दैट विल बी स्टडी इन द लेटर oogenesis पार्ट 2, वो सारा इस अनइक्वल डिवीजन से एक सेल में एक्यूमुलेट होता है। और ये जो एक सिंगल सेल होती है जो कि लार्ज सेल होती है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ योग जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। जबकि जो सेकेंड जो सेल होती है जो कि साइज में छोटी होती है, दिस इज नोन एज पोलर बॉडी। अगेन जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है इससे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो होती है ये ओवम में कन्वर्ट होती है जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होता है और इसी से अगेन एक छोटी सेल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज नोन एज पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी के डिवीजन से भी दो पोलर बॉडीज का सिंथेसिस होता है। सो एज सिमिलर टू द स्पर्मेटोजोआ, एक सिंगल प्राइमरी oocyte से या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को देखते हैं तो वहाँ पे 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स का सिंथेसिस होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 हैप्लॉइड सेल्स का तो सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन इन 4 में से सिर्फ एक सेल ही है जो एग में कन्वर्ट होती है, यानी कि एक ओगोनियम से एक एग का सिंथेसिस होता है। बाकी जो 3 सेल्स होती हैं ये दीज आर नोन एज पोलर बॉडी और ये सेल्स रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं एंड दे विल गेट डीजनरेटेड लेटर ऑन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस between the spermatogenesis and oogenesis. So यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का सिंथेसिस होता है। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। ये जो फॉलिकुलर स्टेज होती है इसको हम ओवरी की स्लाइड जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरी की स्लाइड है। ओवरी की जो स्ट्रक्चर होती है इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ओवरी जो होती है 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है इन द एब्डोमिनल कैविटी, जबकि टेस्टिस हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, ये होते हैं
स्क्रॉटल सैक में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होते, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो टेम्परेचर से डिफ्लेक्ट कर जाता है। oogenesis का प्रोसेस जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं पाया गया है। तो यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में 1 पेयर प्रेजेंट होती है ओवरी। हम अगर ओवरी की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें बाहर की तरफ जो होती है आउटर पेरिटोनियम लेयर प्रेजेंट होती है, जबकि भीतर की तरफ जो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होती है, ये इसकी कवरिंग को फॉर्म करती हैं। नीचे की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जस्ट नीचे की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, और ये जो नीचे की तरफ होता है बाकी सारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। जर्मिनल एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू इज कलेक्टिवली नोन एज स्ट्रोमा। सो स्ट्रोमा में क्या क्या आएगा, जर्मिनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब जर्मिनल एपिथेलियम की ही कुछ स्पेसिफिक सेल्स जो होती हैं ये गैमेट प्रोडक्शन में पार्ट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स से फर्स्ट जो फॉलिकल बनता है दैट इज नोन एज प्राइमोडियल फॉलिकल। अगर हम oogenesis को देखते हैं तो जो पेरिफेरल रीजन होता है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि डेंस होता है, और जो सेंट्रल होता है ये कैसा होता है, इसे हम मेडुला कहते हैं। तो जो कॉर्टिकल रीजन होता है वहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपिंग स्टेज। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें कि हमें डिफरेंट स्टेजेस में फॉलिकल्स नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स दिखेंगे, लिम्फ वेसल्स नज़र आती हैं, नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। So let's study about the different form of the follicles that are present in the cortical region of ovary. Primordial follicles जो होते हैं इसमें, अच्छा जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होती हैं उनमें कंटिन्यूस डिवीजन होता है और एक बंच ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये बंच ऑफ सेल्स में एक सेल ऐसी होती है जिसका साइज बड़ा हो जाता है, और ये जो सेल होती है ये जर्म सेल्स कहलाती हैं। ये फिर फर्दर जो ओवम है इसके सिंथेसिस में पार्ट करती हैं, और रेस्ट ऑफ द सेल्स जो होती हैं ये इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज आर नोन एज फॉलिकल सेल्स। तो इस तरह के जो फॉलिकल बनता है इसे हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। तो इसमें डेवलपिंग जर्म सेल्स होती है ओवम, और इसके चारों तरफ फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल में जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये कंटिन्यूस डिवीजन करके एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल का सिंथेसिस होता है। इसमें हम देखते हैं कि चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं उनकी मल्टी लेयर फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ ही बीच में एक फॉलिकुलर कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ये फॉलिकुलर कैविटी प्रेजेंट है जिसमें फॉलिकुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये ओवम प्रेजेंट है। ये दिस इज द मेच्योर फॉलिकल। मेच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं ऑन द नेम ऑफ डिस्कवरर। तो ग्राफियन फॉलिकल जो होती है इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे जो आपको कैविटी नजर आती है ये फॉलिकुलर कैविटी से काफ़ी बड़ी होती है, बहुत सारा पोर्शन, मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है ग्राफियन फॉलिकल का कवर करती है। इसे हम कहते हैं एंट्रम कैविटी या एंट्रम। ठीक है, दिस इज द डेवलपिंग ओवम। अच्छा, यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि फॉलिकुलर लेयर की सेल्स जो होती हैं ये डिवीजन कर रही हैं, तो एग जो oocyte है इसमें oogenesis का प्रोसेस रन कर रहा होता है। यहाँ पे oogenesis का प्रोसेस भी चल रहा है साइमल्टेनियसली। तो ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि जो डेवलपिंग ओवम है ये हैंगिंग आउट हो रहा है इन सेल से। तो ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्कस प्रोलिगस। डिस्कस प्रोलिगस कहा जाता है। इस ओवम के चारों तरफ जो ग्राफियन फॉलिकल्स की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और जो अल्टीमेट इनर मोस्ट लेयर होती हैं ओवम के चारों तरफ, oocyte के चारों तरफ, इसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। So zona pellucida is the primary membrane and corona radiata is the secondary egg membrane. तो zona pellucida जो कि ये egg itself secrete करता है, जबकि corona radiata जो होती है ये ovary के थ्रू secrete out की जाती है। तो दिस इज हाउ अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल। पूरा फॉलिकुलर फॉर्मेशन जो होता है ये हार्मोनल रेगुलेशन में रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू FSH का सिक्रेशन होता है, एंड दिस FSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस प्राइमोडियल फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल। Now, next is very important event that will happen is ovulation. Ovulation means जब
इसका पूरा सिंथेसिस हो जाता है, ग्रेफिन फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर होता है, तो इस ओवम को लिबरेट कर दिया जाता है विद कोरोना रेडिएटा। तो ज़ेनोपेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा के साथ ओवम जो होता है ये ओवरी से बाहर निकलता है, एब्डोमिनल कैविटी में निकलता है, और इस एब्डोमिनल कैविटी से फिर फर्दर ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये कि एग का रिलीज कहाँ पे होता है, ये ध्यान रखना है हमें। एग का रिलीज जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एंड देन इट विल एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब आगे यहाँ पे क्या फेट होने वाला है उस पर डिपेंड करता है ओवरी में नेक्स्ट इवेंट क्या होगी। अगर ये ओव्यूलेटेड जो एग है, ओव्यूलेटेड जो एग है इसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर जो नेक्स्ट बॉडी बनती है दैट इज द कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का सिंथेसिस और इसका जो प्रोलिफरेशन है, इसका फिर फर्दर डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है अल्टीमेटली कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होता है, जो कि एक डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर होती है, और उसके बाद में ये ओवरी में ही रिज्यूम हो जाती है। सो कॉर्पस एल्बिकन्स जो होती है ये एक स्कैर के फॉर्म में जो कि है ओवरी में रह जाता है। ओवरी में बहुत सारे स्कैर्स जो होते हैं that denotes the corpus albicans, और इन corpus albicans के नंबर के बेस पे हम किसी भी लेडी की एज को भी काउंट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जनरली इसके थ्रू किया जाता है, क्योंकि हर एक मंथ में एक corpus albicans प्रेजेंट होगा। अगर जितने corpus albicans प्रेजेंट हैं वो प्यूबर्टी के बाद होता है, तो एक रफ आइडिया जो है हम किसी भी इंडिविजुअल का इसके बेस पे काउंट किया जा सकता है। नाउ if fertilization will occur then corpus luteum develop होता है in response of LH hormone that is synthesized by the pituitary anterior pituitary hormone। corpus luteum जो होता है ये मेन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस किया जाता है। यानी फर्स्ट 3 months जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो डोमिनेंट एरिया है वो है कॉर्पस ल्यूटियम, ये यहाँ से सिक्रेट किया जाता है। 3 months के बाद में इट इज डोमिनेंटली सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा इटसेल्फ। Okay, so this is about the ovary, this is about the follicles that are synthesized in a regulated and in a sequential manner. This is the last slide of this oogenesis part 1। इसमें हम देख रहे हैं ये मैच्योरेशन है, प्राइमोडियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये एंट्रम कैविटी, एलिच सर्ज। यहाँ तक जो सिंथेसिस है इसमें प्री ये हार्मोनल इंडिपेंडेंट है, एंट्रल फेज होती है। इस बात में आप ये देख सकते हैं पूरा दिस इज द क्यूमुलस ओरोफस और कोरोना रेडिएटा, दिस इज डिस्कस प्रोलिगरस, ये आपके बाहर लेयर होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना लेयर प्रेजेंट होती है, देन ये यहाँ पे आपके ग्रेनुलोसा लेयर आ जाती हैं, और ये ओवुलेशन सेकेंडरी पोलर बॉडीज भी यहाँ पे शो की हुई हैं। तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स में आपको फॉलिकुलर सेल्स नजर आती हैं, प्राइमरी फॉलिकल में आपको जोना पेलिसिडा एंड ग्रेनुलोसा सेल्स नजर आती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में हम बात करते हैं एंट्रम की, एंड ग्रेफिन फॉलिकल में थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना जो होती है, थीका इंटरना एज वेल एज ग्रेनुलोसा सेल्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन इज द मेन फीमेल हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन का एंट्रल कैविटी, डिस्कस प्रोलिगरस, क्यूमुलस ओरोफस, वी हैव ऑल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम। सो this is the first portion of oogenesis, and in next video lecture I will discuss the rest portion of that is related with the oogenesis. Thank you.